साथियों, कल 26 जुलाई है, यानी वह तारीख जब इस देश में 1902 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में छत्रपति शाहू जी महाराज ने जब यह देखा कि उनके दरबार के 71 उच्च पदों में से 65 ब्राह्मण हैं और 50 निजी सेवाओं में 45 ब्राह्मण हैं, तो उन्होंने यह सवाल उठाया कि फिर यह राज्य किसका है, यह राज्य कौन चला रहा है, किसके लिए नीतियां बनाई जा रही हैं और कौन इसमें हिस्सेदार है। और उसके चलते उन्होंने 1902 में, कल की ही तारीख में, यानी 26 जुलाई 1902 को अपने राज्य में 50% आरक्षण गैर ब्राह्मण तबके के लिए लागू कर दिया। अगर आप यह बात बखूबी समझते हो, ज़रा भी इसका एहसास हो कि आरक्षण दुनिया की वह व्यवस्था है जिसने सबसे कम वक्त में सबसे बड़ी आबादी के लिए आमूल चूल क्रांतिकारी बदलाव लाने में कामयाबी हासिल की है। हम ये मानते हैं कि आरक्षण के तमाम सवालों में आपको लगता होगा कि इसका फिर से एक मूल्यांकन होना चाहिए, यह मुकम्मल नहीं। हम भी ये मानते हैं कि सामाजिक न्याय की वैचारिकी के लिहाज से आरक्षण तो एक बहुत छोटा सा उपादान है। आरक्षण ही सामाजिक न्याय नहीं है। सामाजिक न्याय एक मुकम्मल विचार है जिसमें आर्थिक न्याय, लैंगिक न्याय, सामाजिक न्याय सब शामिल है। सामाजिक न्याय के ख्वाब तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी, एक जरिया मात्र है आरक्षण। अगर आरक्षण न होता तो इस बहुजन वंचित शोषित आवाम की जिंदगी और भी वंचित, शोषित और हकमारी का शिकार होती। मगर आरक्षण से आगे बढ़कर के इस देश को बहुत कुछ करना था जो इसने नहीं किया। तो आज हम अपील करने आपसे आए हैं कि कल यानी 26 जुलाई को पूरे देश में सामाजिक न्याय दिवस के रूप में आपको एक आवाज उठानी चाहिए। वह आवाज क्यों उठानी चाहिए, इसके कुछ बुनियादी पहलू हैं, बुनियादी संदर्भ हैं और 1902 से 2021 में हम कहां पहुंचे हैं इसका एक मूल्यांकन भी है। भारत जब आज़ाद हुआ तो एक ख्वाब आज़ाद हुआ था। वह ख्वाब जिसे एक मुकम्मल देश बनना था, ऐसा देश जिसमें सबको सबके हिस्से का हक मिलेगा, सबको हिस्से का अपना न्याय मिलेगा। इस देश में जाति के नाम पर शोषण, अन्याय व अत्याचार, हकमारी नहीं होगी। लैंगिक आधार पर भेदभाव नहीं होगा, अत्याचार नहीं होगा। धर्म, भाषा, क्षेत्र, किसी भी आधार पर इस तरह की गैर बराबरियों को हम दूर करेंगे। हम जल, जंगल, जमीन से लेकर धन संपत्ति और तमाम तरह के इन संसाधनों पर जो असमान वितरण है, जो अवैध कब्जा है, इससे इस देश को मुक्त करेंगे और सबको सबके हिस्से का न्याय, सम्मान व सुरक्षा मुहैया कराएंगे। यह ख्वाब था आज़ाद भारत का। 1950 में इस ख्वाब को अमली जामा पहनाने के लिए एक मुकम्मल लिखित दस्तावेज हमारे सामने आता है, भारत का संविधान। भारत का संविधान यह उम्मीद लेकर के आता है कि यह तो कागज में लिखे कुछ प्रावधान हैं जिनको अगर लागू करने वाले लोग ईमानदार और जहनियत से साफ होंगे, न्यायप्रिय व समानता के हिमायती होंगे, तो यह राष्ट्र, जो राष्ट्र बनने की प्रक्रिया 1950 में शुरू कर रहा है, वह मुकम्मल राष्ट्र बनेगा। यानी जो हजारों साल से शोषण, गैर बराबरी, हकमारी, अन्याय, अत्याचार चला रहा है, उससे मुक्त एक मुकम्मल हम भारत बनाएंगे, एक राष्ट्र बनाएंगे। और उस ख्वाब के पूरा होने का ख्वाब देखते हुए 7 दशक बीत गए और आज हम जिस मुकाम पर खड़े हैं, ऐसा लगता है कि हमने कुछ सफ़र आगे तो तय किया है। उस आरक्षण ने इस देश की बहुत बड़ी आबादी को हक, हुकूक व न्याय दिलाने में कामयाबी तो हासिल की है। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्तर पर एक क्रांति तो दिखती है, मगर वह उतनी नहीं दिखती जितनी उसे होनी चाहिए थी। आज भी इस देश में जाति के नाम पर गैर बराबरी है। आज भी इस देश में लैंगिक शोषण हो रहा है। आज भी इस देश में हकमारी, संसाधनों का असमान वितरण है। आज भी इस देश में इस तरह के सवाल अधूरे हैं जो 1950 के ख्वाब को अधूरा छोड़ रखे हुए हैं। इसलिए जब हम आपसे अपील करने आए हैं कि 26 जुलाई को आप सामाजिक न्याय दिवस मनाइए, तो उसकी पृष्ठभूमि में ये सवाल है।
उसकी पृष्ठभूमि में यह सवाल है कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो 15% दलित और 7.5% आदिवासी जो 1931 की जनगणना के आधार पर इस देश की आबादी के हिस्सेदार थे, उनको इस देश के चलाने में, इस देश के नियम बनाने में, इस देश के नियंत्रण में कहीं कोई जगह नहीं थी। उनको 15% और 7.5% आरक्षण दिया गया। मगर आज 2021 में यह आंकड़ा इस देश के सामने है ही नहीं कि कितने फीसदी आदिवासी, कितने फीसदी दलित आज इस देश के बाशिंदे हैं, और उनको जितनी इनकी आबादी है, क्या इस देश के हर एक जगह पर उतना वो है? क्या इस देश की 15% जमीनें दलितों के पास और 7.5% जमीनें आदिवासियों के पास हैं? धन संपत्ति का 15% और 7.5% हिस्सा दलितों और आदिवासियों को मिला क्या? नौकरी, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य की सुविधाएं, इन सब में जहां जहां स्पेस है, जहां जहां लोग हैं, उन लोगों में 15%, 7.5% आदिवासी और दलित हैं क्या? इसका आंकड़ा आपके सामने नहीं है। ओबीसी, जिसको अनुच्छेद 15(4), 16(4) और अनुच्छेद 340 के आधार पर यह प्रावधान किया गया था संविधान में कि हम एक ऐसे वर्ग को जो कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा होगा, उसको भी उसका न्याय, हक व हुकूक दिलाने के लिए सूचीबद्ध करेंगे और उनके लिए विशेष प्रावधान करेंगे। काका कालेलकर कमीशन बनता है, बेहद उथले ढंग से बेहद आपत्तिजनक रिपोर्ट जारी करता है और उसके कमीशन की अनुशंसाएं लागू नहीं होती हैं। इस देश में आवाज़ें उठती रहती हैं कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े तबके के लिए इस देश में क्या है जो सवर्ण तबके में नहीं आते हैं, यानी जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य नहीं है। अगर हम उसे सवर्ण तबका कहें, द्विज कहें, उस भाषा में अगर बात करें, तो इस देश के कृषक, कामगार, शिल्पकार जातियां, श्रमजीवी कमेरा जाति के लोग जो अछूत नहीं थे मगर उनकी सामाजिक और आर्थिक हैसियत दोयम दर्जे के थे, उनको जाति के नाम पर वंचना का शिकार किया गया था, उनके लिए कमीशन तक फॉर्म नहीं हो रहा था। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनती है और मंडल कमीशन का गठन होता है, इसकी रिपोर्ट 1980 में आती है मगर उसे लागू नहीं किया जाता है। देश भर में आंदोलन होते हैं कि मंडल कमीशन के अनुशंसाओं को लागू करो, लेकिन तकरीबन 1 दशक तक उसे लागू नहीं किया जाता है। और उसे तो राजीव गांधी मिस्टर क्लीन स्वीप कहते हैं कि कीड़ों भरा एक डब्बा है। आंदोलन, दक्षिण भारत के डीएमके, एआईडीएमके यानी पेरियार की जमीन, उत्तर भारत की समाजवादी पृष्ठभूमि और सामाजिक न्याय की जमीन, बहुजन वैचारिकी की जमीन, इसके तमाम नेताओं ने मंडल कमीशन लागू करने के लिए लड़ाइयां लड़ी। तो 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की 38 अनुशंसाएं न लागू करके केवल 2 अनुशंसाएं लागू की गई, यानी शिक्षा और रोजगार में, सरकारी शिक्षा और सरकारी रोजगार में 27% आरक्षण 52% लोगों के लिए दिया जाएगा, जिसे कोर्ट में चैलेंज किया गया। और 16 नवंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट की 9 जजेस की बेंच ने इंदिरा साहनी मामले के फैसला सुनाया कि हम क्रीमी लेयर लगा देंगे, लेकिन 27% आरक्षण ओबीसी को दिया जाएगा। और उसी 90 के दौर में जब सामाजिक न्याय का आंदोलन धीरे धीरे मजबूत हो रहा था, दलितों और आदिवासियों के साथ पिछड़ों की एक एका बन रही थी, और एक ऐसी एका बनती हुई दिख रही थी जो त्रिवेणी संघ के ख्वाब, जो 1930 और 40 के दशक में बिहार और उत्तर प्रदेश में एक नया भारत बनाने का ख्वाब देख रहा था, उससे जुड़ती है। जो पेरियार, फूले, अंबेडकर, बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, अब्दुल कयूम अंसारी, आसिम बिहारी और ललई सिंह यादव, जयपाल सिंह मुंडा, जगदेव बाबू और चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, रामस्वरूप वर्मा, इन सारे लोगों के साझे ख्वाब का एक नया भारत बनना जब शुरू होता है 1990 के वक्त, जब पिछड़े तबके के लोग मुख्यधारा में अपने हक हुकूक के लिए खड़े होते हैं, उसी दौर में मंडल के विरोध में कमंडल का आंदोलन शुरू हो जाता है। और इस देश में इन वंचित, शोषित, कमेरा, श्रमजीवी जातियों को हिंदू बनाने के लिए लोग रथ यात्रा निकाल करके दंगा शुरू करते हैं, हिंदू मुस्लिम की नफरत की सियासत शुरू करते हैं। पसमानदा लोगों की आवाजों को दबाया जाता है और सांप्रदायिकता के सवाल को हवा दी जाती है। एक तरफ ब्राह्मणवाद, एक तरफ सैयदवाद मिलकर के इस देश में सांप्रदायिक नफरत का जहर फैलाते हैं। और उस दौर में पसमानदा आंदोलन जब ये नारा लगाता है कि दलित पिछड़ा एक समान, हिंदू हो या मुसलमान, तो एक नया भारत जो 1990 के दशक में मोड़ ले रहा था, उसके सामने सांप्रदायिकता, हिंदू मुस्लिम नफरत और हिंदुत्व की एक धारा चलती है जो इनके इस पहचान पर हमला करती है।
और वहीं दूसरी तरफ उसी 90 के दौर में, 90 के दशक में नव उदारवादी आर्थिक नीतियों के जरिए इस देश को निजी हाथों में बेचे जाने की आर्थिक मॉडल की शुरुआत कर दी जाती है। तो एक तरफ जहां आप मुख्यधारा में, जो कथित तौर पर मुख्यधारा है, वहां आना शुरू करते हैं, आपके लोग पहली पीढ़ी में विश्वविद्यालयों में तो आरक्षण लगा भी नहीं, वो तो मंडल पार्ट 2 में आकर के 2006 में ओबीसी को आरक्षण मिलता है, 1996-97 में जाके उच्च शिक्षण संस्थानों में दलितों और आदिवासियों को आरक्षण मिलता है। तो जब ये लोग पहली बार इस देश को चलाने वाली जगहों पर शामिल होने के लिए, अपना हक हुकूक लेने के लिए मुठभेड़ करते हुए दस्तक दे रहे होते हैं, उसी दौर में एक तरफ से सांप्रदायिकता की आग इस देश में फैलाई जाती है, मस्जिद पर हमला करके, रथ यात्रा निकाल करके दंगा किया जाता है और आपको समझाया जाता है कि हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, चलो उसको बचाने, जबकि आपके बच्चों का भविष्य खतरे में था। यह बात आप भूल जाते हैं। तो उसी दौर में सांप्रदायिकता, उसी दौर में हिंदुत्व और उसी दौर में निजीकरण यानी आर्थिक नीतियां जो इस देश को बेचने के लिए शुरू कर दी जाती हैं, क्योंकि निजी क्षेत्र में तो आरक्षण ही नहीं दिया गया, निजी क्षेत्र में तो कोई जवाबदेही ही नहीं है कि उसमें कितने लोग इस देश के 85% आवाम के हैं। और उसके चलते जब 2021 के भारत में हम खड़े हैं तो हम ये देखते हैं कि अब इस देश में कोई बहस ही नहीं हो रही है कि जो 52% आबादी मंडल कमीशन बताता है 1931 की जनगणना के आधार पर, उनकी आबादी आज कितनी है? कितने हैं वो लोग जिनको 10% सुदामा आरक्षण यानी ईडब्ल्यूएस आरक्षण दे दिया गया, जिसके लिए कभी इस देश में कोई आंदोलन नहीं हुआ। आरक्षण की बुनियाद पर हमला करना था तो संघीय नरेशन चलता तो था कि इस देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, लेकिन आपने गरीबी रेखा खींची है जिसके ऊपर नीचे कुछ लोगों को बिठाते हैं और उसके लिए अरबों रुपए की योजनाएं लाते हैं, तो आर्थिक गरीबी वहां से दूर होती है। आरक्षण आर्थिक गरीबी दूर करने का हथियार नहीं है, आरक्षण रिप्रेजेंटेशन का मामला है, आरक्षण हक हुकूक हिस्सेदारी का, प्रतिनिधित्व का सवाल था। मगर 2021 में जहां हम खड़े हैं, ये सारे सवाल ऐसे लगता है कि खो से जा गए हैं। क्या आज इस देश में यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि ये सारे प्राइवेट सेक्टर में क्यों बेचे जा रहे हैं जिन्हें सरकारी होना चाहिए था? कोरोना के बाद इस देश में किसने जान बचाई? वो सरकारी अस्पताल थे। तो इस देश के बच्चों का भविष्य किसके हाथ में सुरक्षित है? सरकारी शिक्षा के हाथ में सुरक्षित है। जब किसी बच्चे की जेब और उसकी जाति, इन दोनों को आड़े ना आने दिया जाए कि उसे उच्च शिक्षा, अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा मिलेगी या नहीं, वह है एक लोकतांत्रिक कल्याणकारी देश। और वह सवाल आपके लिए कोई बहस का बचा ही नहीं। और सरकारी संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, स्कूलों को नई शिक्षा नीति के जरिए प्राइवेट हाथों में बेच दिया गया। इस देश में कोई हलचल नहीं है। स्वास्थ्य की तमाम सुविधाओं को राज्य अपने हाथ से छीन करके निजी हाथों में बेच रहा है। और इस सब का शिकार सबसे ज्यादा कौन होगा? यह 85%, 90% बहुजन आवाम और खासकर बहुजन तबके में ओबीसी लोग। शिक्षा, रोजगार, इन सब में अगर सबसे ज्यादा हकमारी इस समय किसी की जा रही है, यूं तो वो आदिवासियों के साथ बस्तर और बकसवा के जंगलों में गोली मारने से लेकर उनकी जल जंगल जमीन छीनने तक जारी है, वो दलितों पर अत्याचार के रूप में जारी है, वो महिलाओं पर हाथरस, कठुआ, उन्नाव के रूप में जारी है। मगर ऐसा लगता है कि इस देश की आधी आबादी के ओबीसी को यह बात पता ही नहीं है कि सबसे ज्यादा हकमारी उनके साथ कैसे की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में उनके जज नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में उनके कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं है, निजी क्षेत्र में उनके कहीं कोई मीडिया से लेकर के व्यवसाय में लोग नहीं है, और उनको 1931 की जनगणना के आधार पर 52% कहा गया, 27% आरक्षण मिला और उनके लोगों को यूआर की कैटेगरी में शामिल नहीं किया जा रहा है। जैसे एक उदाहरण देता हूं नीट का, यानी मेडिकल के ऑल इंडिया कोटे में 27% आरक्षण खत्म कर दिया गया, वहां है ही नहीं आरक्षण ओबीसी को, और ओबीसी सोया हुआ शेर है। नीट में जैसे आरक्षण खत्म किया गया है ना ऑल इंडिया कोटे में, वैसे ही आपके बच्चों का भविष्य आपके हाथ से छीन लिया गया। नई शिक्षा नीति के जरिए वो सारी शिक्षा बेच दी गई, लेकिन ओबीसी सोया हुआ शेर है। उत्तर प्रदेश के 69,000 शिक्षक भर्ती में 27% आरक्षण, ध्यान से समझिएगा, 52% आबादी मिला 27%। यानी अगर आप लोग यूआर यानी अनरिजर्व कैटेगरी में मेरिट में नहीं आएंगे तो आपको तो आधी आबादी पर सीमित कर दिया गया, 52% को केवल 27 दिया जा रहा है। तो यूआर में तो उत्तर प्रदेश की सारी वैकेंसी में ओबीसी को शामिल ही नहीं किया जा रहा, दलितों, आदिवासियों को शामिल ही नहीं किया जा रहा है। तो सबसे ज्यादा अन्याय किसका हुआ? ओबीसी का। तो
तो उसी तरह से 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में 18,000 के करीब शिक्षक होने चाहिए थे और मिले केवल 2600 शिक्षक। 3.80%, 52 से 60% आबादी उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग की, और उनके शिक्षकों को मिला 3.8%। फिर भी ओबीसी सोया हुआ शेर अभी करवट भी नहीं ले पा रहा है। तो ब्यूरोक्रेसी में क्या आलम है कि लेटरल एंट्री के जरिए, यानी आपके लोग जब डीएम और एसपी बन करके न्याय व सुरक्षा देने के लिए, सामाजिक जिम्मेदारी निभाने के लिए मौका जो पाते थे, वह भी निजी हाथों में बेच दिया गया। और लेटरल एंट्री के जरिए बिना आरक्षण के, बिना किसी सामाजिक प्रतिनिधित्व के आपकी हकमारी कर ली गई और आपको पता ही नहीं है। ओबीसी सोया हुआ शेर है। हालांकि दलित और आदिवासी तबके में भी वह चेतना नहीं है जो इस समय इस देश में होनी चाहिए थी। निजीकरण और इस तरह के आरक्षण विरोधी तमाम प्रावधानों के खिलाफ इस देश में जितना दलितों और आदिवासियों को भी उतरना चाहिए था, वो नहीं उतरे हुए हैं। बनिस्पत ओबीसी के वो थोड़े सजग हैं, मगर वो उतने सजग नहीं जितना होना चाहिए था। और ओबीसी सोया हुआ शेर, तो अभी उसको पता ही नहीं कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है। तो नीट की परीक्षा, लेटरल एंट्री का सवाल, 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला, निजीकरण के जरिए सारे सार्वजनिक संस्थाओं और सरकारी शिक्षा और रोजगार को निजी हाथों में बेचकर आरक्षण को खत्म कर देना, इन सब पर तो कोई बहस ही नहीं हो रही है। ये है असली सवाल, ये है असली चिंताएं। और सोया हुआ शेर अभी जागे नहीं पा रहा है। तो कैसे उसको समझाया जाए कि इन सब की जड़ जाति जनगणना है? क्योंकि आपके पास आंकड़े ही नहीं दिए गए और आपके लोगों को बदनाम इस तरह किया जाता है कि ओबीसी में सबसे ज्यादा हकमारी तो यादव कुर्मी कोयरी ने कर ली है, और आप पलट के पूछिए कितना, तो उनके पास आंकड़े नहीं होंगे। और उसी अति पिछड़ी जातियों को एक उनके भीतर एक स्वाभाविक सा गुस्सा भी भर दिया गया। क्योंकि आप जैसे किसी को कहेंगे जिनकी आबादी ज्यादा है, जिनके पास थोड़ी जमीनें थी, थोड़ा पशुपालन था, थोड़ी आर्थिक संपन्नता थी और आबादी ज्यादा थी, इसलिए वो लोग ज्यादा नजर आएंगे। तो 52 में से 27 मिला, तो उनमें ये फैला दिया गया कि सारा तो इन लोगों ने ले लिया। तो ओबीसी को तोड़ दो, रोहिणी कमीशन बना करके उनको ब्रेक कर दो, राम गोपाल कमेटी बना करके आईआईटी आईआईएम में आरक्षण खत्म कर दो, और इस बात को पूरे देश में फैलाया जाएगा। इस पर बहस कभी नहीं होगी कि मंडल कमीशन की बाकी अनुशंसाओं को क्यों नहीं लागू करते। जब ईडब्ल्यूएस लागू हो गया तो 52% आरक्षण ओबीसी को क्यों नहीं मिलना चाहिए? जितनी आबादी जिसकी है उसको उसका न्याय दे दो। यह सब कब होता? जब जाति जनगणना होती, तो आंकड़े सार्वजनिक होते कि ओबीसी की कितनी आबादी है और किसको कितना मौका मिला। वाकई अगर किसी को ज्यादा मौका मिला है तो उसको वहां मौका मत दीजिए, दूसरी जातियां जो है उनको मौका दीजिए। यह तो सबसे, हम सामाजिक न्याय के लोग यही तो कहते हैं। मगर बिना आंकड़े के जब झूठ फैलाया जाता है, यानी नियत में खोट है। आपके आरक्षण को 27 से 52 नहीं किया जाएगा। मंडल कमीशन की बाकी बची 38 अनुशंसाएं, जिसमें लैंड रिफॉर्म, एजुकेशन रिफॉर्म, फार्मर रिफॉर्म, सब कुछ है, उसको कभी नहीं किया जाएगा, उस पर बहस ही नहीं की जाएगी। तो सोया हुआ शेर कहीं जाग न जाए, इसलिए हिंदू खतरे में बताया जाता है। अयोध्या, झांकी, मथुरा, काशी बाकी बताया जाता है। हिंदू खतरे में है, यह सोए हुए शेर के सामने जाकर बताया जाता है तो शेर दहाड़ता है। मैं तो कहता हूं कि वो जाति जनगणना के सवाल पर क्यों नहीं बोल रहा है। उसके हाथ से सब कुछ छीना जा रहा है, उसके बच्चों का भविष्य बचेगा नहीं। यह चिंता अगर इस समाज को नहीं है तो फिर कैसे यह देश में बाकी चीजों को बचा पाएंगे। तो हम आपसे अपील करने आए हैं कि जितने भी सामाजिक न्याय के संगठन हैं, वो देश भर में कल यानी 26 जुलाई को अलग अलग जगहों पर आंदोलन करने के लिए उतर रहे हैं। और वो मांग कर रहे हैं कि नीट की परीक्षा हो, 69,000 शिक्षक भर्ती मामला हो, लेटरल एंट्री का सवाल हो, जहां कहीं भी हो, वहां ओबीसी को उसके हक हुकूक का न्याय मिले। ओबीसी को उसकी आबादी का 27% आरक्षण जो है वो तो कम से कम लागू हो। उसके साथ साथ वो अपनी आबादी के अनुपात में आरक्षण मांग रहा है। वह निजीकरण का विरोध कर रहा है कि इस देश को हमारे पुरखों ने बनाया है, इसको बेच करके इसको बर्बाद मत करो। और दलितों और आदिवासियों के साथ मिलकर के एक बड़ी एका बनाने की कोशिश की अपील की जा रही है। कल यानी 26 जुलाई सामाजिक न्याय दिवस के दिन ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, पेरियार और डॉक्टर अंबेडकर, लोहिया, कांशीराम, मंडल कमीशन की विरासत आज आपसे उम्मीद रखे हुए हैं कि आप इन मुद्दों पर बोलेंगे, मुखर होंगे, अपने घर के बच्चों को समझाएंगे। गीता, कुरान, बाइबल किनारे करो, मंडल कमीशन की रिपोर्ट और संविधान सामने रखो और आओ अपने हक के लिए। शेर अगर वाकई हो, मनुष्य बनो, शेर वेर बनने की कोई जरूरत नहीं है।
मनुष्य बनकर के केवल तार्किक रूप से सोचो, न हिंदू खतरे में है न मंदिर खतरे में है, खतरे में है तो आपके बच्चों का भविष्य। इसलिए कल 26 जुलाई को सड़कों पर उतरिए, सामाजिक न्याय दिवस मनाइए, जहां जितने लोग जुट सकते हैं वो उतने जुटिए और इस आंदोलन को आगे बढ़ाइए। 26 जुलाई सामाजिक न्याय के दिवस में हम आपसे अपील करते हैं कि इन मुद्दों पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन करके राष्ट्र को बचाने की लड़ाई में अपनी भूमिका निभाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।